बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये हुक्मनामा जारी हुआ कि जो दुकानें तोड़ी गईं, जिन लोगों को बेदखल किया गया, उनके लिए मुतबादिल जो जगह फराहम करना है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि KMC को 200 मिलियन की ग्रांट देना भी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको ये भी बताते चलें कि आज जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ और सिविल एविएशन अथॉरिटी की हदूद में जो तजावुज़ात मौजूद हैं उनके ख़ात्मे के हवाले से भी हुक्मनामा जारी हुआ। अब नाज़रीन इसमें एक ये बात भी काबिल गौर है कि जो कराची की साहिली पट्टी है वो दरअसल एक तफरीगाह है जहाँ लोग आते हैं और अपनी चाहे आप संडेज़ का जिक्र करें या रोज़ाना रात का जिक्र या शाम का जिक्र करें, तो आवाम की एक बड़ी तादाद साहिली इलाकों में आती है और वहाँ आके अपनी शामें बसर करती है या अपनी छुट्टी का दिन गुजारती है। तो इस हवाले से ये कहा गया कि साहिली पट्टी को आवाम की तफरीह के लिए दस्तयाब रखना होगा और इसके साथ ही साथ सी ब्रीज़ प्लाज़ा जो है उसकी मखदूश सूरत हाल पर भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ये वो सी ब्रीज़ प्लाज़ा है जो आज से कई दहाइयों पहले कराची के इलाके सदर में तामीर किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स बैठा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये इमारत कभी आबाद नहीं हो पाई। यानी पहले इसके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे पार्किंग रखी गई थी। इसके जिस वक्त ये सी ब्रीज़ प्लाज़ा बनाया गया था उस वक्त ये कहा गया था कि जी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा या अमेरिका की तर्ज पे ये एक ऐसा डॉक्टर्स प्लाज़ा होगा जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठेंगे और यहाँ डॉक्टर्स जगह लेने के लिए यानी एक दौड़ में लगे होंगे, लेकिन किसी को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स रही। शुरू में ही डॉक्टर्स यहाँ आके बैठे तो ज़रूर, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से और कुछ इमारत की साख्त ऐसी थी जिसकी वजह से ये प्लाज़ा कभी बस नहीं सका। फिर उसके बाद इसके ऊपर जिस वक्त ये बना था उस वक्त इस पर यूनानी दौर की तस्वीर बनाई गई थी। बाद में वेंटिलेशन के लिए वो तमाम जिस तरह आजकल के बिलबोर्ड्स होते हैं इस तरह से बाकायदा टाइल्स की सूरत में यूनानी तस्वीर, इस पे यूनानी तरीक़ा इलाज की तस्वीर लगाई गई थी, वो भी ख़त्म हो गई। फिर ये सी ब्रीज़ प्लाज़ा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पास भी रहा, लेकिन बहरहाल अब इसकी मखदूश सूरत हाल के तहत इस पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं म्युनिसिपल कमिश्नर KMC सैफुर रहमान साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ शहर क़ायद में जो ऑपरेशन जारी है इसके लिए कहा जा रहा है कि बिला ताख़ीर जारी रखा जाएगा और साथ साथ ये भी कहा गया है कि तोड़ी गई जो दुकानें हैं या जो ऐसे लोग थे जो किराए पे या लीज पे KMC की जगह लेकर बैठे हुए थे, उनको मुतबादिल जगह देने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। कराची शहर में पिछले महीने भर से ज्यादा से जो ऑपरेशन चल रहा है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जिसमें सदर और उसके मुल्का जो रोड्स हैं, एम्प्रेस मार्केट है, अंदरून शहर है जिसमें आपने देखा बर्न्स रोड है, ईदगाह है, जामा क्लास है, एमेजिना रोड है, खोड़ी गार्डन का इलाका है और ये वो इलाके हैं जो कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थे। एक बहुत ही एक वबाल था जिसमें शायद एक मोटरसाइकिल का जाना भी नामुमकिन था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी हिकमत अमली से ये तमाम जो तजावुज़ात की लोगों ने कब्जा किया हुआ था उससे वागुजार कराया गया और ये अब बहुत ही अच्छा लुक पेश करती है और किसी भी तहजीबी याफ्ता जो सोसाइटीज होती हैं वो उसकी शक्ल निकल आई है। और खास तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिश एरा की, वो बहुत खूबसूरत और कराची एक बहुत ही हसीन और इस तरीके से कराची एक रोशनियों का शहर, कराची एक बहुत अच्छा शहर। साहब मुझे ये बताइएगा कि जी साहब मुझे ये बताइएगा कि आज कराची की कुछ मखदूश इमारतें जिसमें खास तौर पे सी ब्रीज़ प्लाज़ा के हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है, क्या ऐसी तो कराची में बहुत सी इमारतें मौजूद हैं। इवन आप बंस रोड का जिक्र करें, एम्प्रेस मार्केट की बात करें, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश हालत में हैं, जहाँ रिहायशी भी मौजूद हैं और डर ये लगता है जब आप इंक्रोचमेंट की ये मुहिम चला रहे थे उस वक्त भी, जिस वक्त आपका शॉवल या आपका जो बिल्डोज़र है वो चीज़ों को बिल्डोज कर रहा था या सन शेड्स हटा रहा था, तो
देखने वालों को ही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो इसके प्रेशर से ये इमारत ही मखदूश हो जाए या ये ज़मी बोस हो जाए। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई रिपोर्ट बनाई गई है कि कराची में कुल कितनी इमारतें मखदूश हालत में हैं, कितनी इमारतों को खतरनाक करार दे के वहाँ से रिहायशियों को हटा देना चाहिए? सर इतना बड़ा शहर है, इतनी पुरानी इमारतें हैं, कोई इस किस्म का काम किया गया है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी निशानदेही की। जिस तरह आपने पहले सवाल पूछा था उसमें शिफ्टिंग का, तो आपको पता है कि जितने भी जो इलीगल लोग बैठे थे लेकिन वो किराएदार थे, किसी भी वक्त बल्दिया उज़्मा कराची ने उनको किराए पे दिया था, तो उनके मुतबादिल का इंतजाम हो गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दुकानें उनके लिए हमारी जो डिफरेंट मार्केट्स है उसमें दी जाएगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि कराची शहर में जो खूबसूरत ब्रिटिश एरा की जो इमारतें थी वो ऑलरेडी वो असेसमेंट उसका कई सालों से हुआ है और जो ड्यूरिंग जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी उसमें इस चीज का बहुत ख्याल रखा गया था कि किसी भी तरह किसी इमारत को, किसी आदमी को, किसी के माल को, किसी की जान को नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर तो कराची में तकरीबन कितनी इमारतें ऐसी हैं जो मखदूश बिल्डिंग्स हैं जिसमें सी ब्रीज का आपने जिक्र किया, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सी ब्रीज की जो साख्त है वो इस तरह की है कि और जिस तरह की वो बिल्डिंग बनी हुई है कि वो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। तो इस सिलसिले में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं और नेस्पाक का जो इदारा है उससे रिपोर्ट मांगी गई है। वो अपनी टेक्निकल रिपोर्ट पेश कर देगा और उसको वैसे भी जब एसेस किया गया है तो ये बिल्डिंग बेहतर नहीं है। तो जैसी उनकी रिपोर्ट आएगी उसी की बुनियाद पर सैफ साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई लिस्ट तैयार की गई है कि कराची में कितनी ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश हालत में है और उनको खतरनाक करार दिया जा सकता है या वहां से रिहायशियों को शिफ्ट कराया जा सकता है? सर इतना बड़ा शहर है, इतनी इमारतें, कोई इस किस्म की रिपोर्ट पर काम हुआ है जी? या अमल दरामद हो रहा है? अभी नहीं, इसका इस एंटी इंक्रोचमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपसे वैसे ही सवाल कर रहा हूँ एज म्युनिसिपल कमिश्नर KMC। लेकिन बिल्कुल ये है तैयार इस तरह की रिपोर्ट। आपको पता है कि जो अंदरूने शहर है वहाँ पे 100 साल, 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको खाली भी कराया गया ताकि जो उनकी फाउंडेशन है, जो उनकी इमारत है, वो अगर कहीं से भी कमजोर होती है तो उन लोगों को पहले से मुतला कर दिया जाता है। इस सिलसिले में ग्रेडिंग है बिल्डिंग्स की उसकी स्ट्रेंथ के लिहाज से, तो उसकी बाकायदा लिस्ट है और उसी लिहाज से हम लोगों को बताते भी जाते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कराची शहर एक नया शहर के तौर पे उभरा है जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे इस रीजन में एक बहुत ही अहमियत का हामिल होगा, जिसमें न सिर्फ अब सयाह आएंगे बल्कि तमाम तौर पे इसकी रौनकें बेहतर होंगी। जो ये इनकोच शहर था, जो लोगों ने उसको अपना बिजनेस वो बनाया हुआ था, लोगों ने उससे गलत किस्म की चीजें की थी, उससे अब आजाद हो रहा है शहर। लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करना है, खास तौर पे जो सेटल्ड एरियाज हैं, अर्बन एरियाज, इस तरीके से जिला बस्ती है, जिला शर्की है, जिला गरबी है, साहब एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा। इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह के होटल्स हैं जो कि अभी तक उन्होंने फुटपाथ पे कब्जा करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, जो पकवान वाले हैं वो खाने अपने बाहर रखते हैं। सैफ साहब एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त महदूद होता है, मुख्तलिफ स्टोरीज को कवर करना होता है। मुझे ये बता दीजिएगा कि कराची का जो इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन है वहां पे खास तौर पे इन अथॉरिटीज की आपस की ओवरलैपिंग कह लें या इनकी अपनी अपनी डोमेन्स कह लें, इसकी वजह से वहां कोई खातिर ख्वाह काम देखने में नजर नहीं आया है। खास तौर पे अगर हम रात में चायखाने खुलने की बात करें, फुटपाथों की बात करें या साहिली पट्टी की बात करें जहां तजावुजात मौजूद हैं, सर हुक्मनामे तो जारी होते हैं लेकिन ये आपस की CBC, DHA और KMC के दरमियान जो आपसी जो एक लड़ाई है या तनाव कह लें, इसकी वजह से सर इस इलाके में काम नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए आपकी बात बिल्कुल वजह है। आज से पहले तक ये बिल्कुल बात दुरुस्त थी कि इन तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं उनके दरमियान राब्ते का फुकदान था, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले तमाम राब्ते बहाल हुए और आप देख सकते हैं कि कराची कैंटोनमेंट के
जो इलाके हैं खासतौर पे सदर के, जिसमें कैटरेक्ट सोहराब रोड है, उसके बाद ये सदर का जो इलाका है उस सब में केएमसी ने ऑपरेशन किया और उनको साफ किया। दूसरा ये कि रात को ये डिफेंस की और इस जगह पर चाय खाने खुले होते हैं जिससे इंक्रोचमेंट होती है, तो उस पर भी उन लोगों को पाबंद किया गया है। और जिन लोगों ने इसकी हुकूमतूली की है या कानून की खिलाफ वर्जी की है या इलीगल एक्ट किया है तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन आपकी डोमेन में तो नहीं आता है ना सर, वो जुरिस्डिक्शन सैफ साहब आपकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आता है ना वो इलाके, यानी डीएचए और क्लिफ्टन आपकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आते हैं। जी आपने बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था उसमें ये था तमाम चीज के तमाम इदारे आपस में मिलकर काम करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करेंगे तमाम चीजें। इसीलिए कैंटोनमेंट के भी जो इलाके हैं उनमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन शामिल है और ये तमाम जो चीजें हैं वो रेप्लिकेट होती हैं, चाहे वो किसी की भी जुरिस्डिक्शन हो, उसमें हमें शहर को साफ करना है हर सूरत में विदाउट लुकिंग इनटू द जुरिस्डिक्शन इशू। आपने देखा कि जुरिस्डिक्शन का बिल्कुल वो नहीं किया गया, तमाम जगहों पर चाहे वो कोई भी जगह हो उसमें तमाम इदारों ने मिलकर, यानी सब साथ मिले, सबने मिलकर कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो इलाके हैं डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके, यहाँ थोड़ा सा एक जुरिस्डिक्शन का मसला है, लेकिन अगर वैसे बल्दियाती फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए या बेसिक एमिनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके कराची के बाकी इलाकों से बहुत बेहतर हालत में हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए या इन इलाकों में जो बल्दियाती इदारे काम करते हैं जो कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, इसके अलावा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, तो इनका जो निज़ाम है वो कराची के बाकी इलाकों से वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर है। अब इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से इतना काम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब जिस तरह के सैफ साहब ने कहा कि अब ये तमाम इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं तो शायद इन इलाकों में भी कोई काम नज़र आए। नाज़रीन अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की दूसरी स्टोरी की जानिब, और ये स्टोरी है सिंध हाई कोर्ट का जो असखुद नोटिस है और ख़ासतौर पर एक दरख्वास्त की जिसमें समाअत की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, यानी माहिर अमराज़ निस्वा जो है वो सरकारी अस्पतालों में सिंध के नहीं नज़र आती। ख़ास तौर पे जो छोटे इलाके हैं वहाँ के अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद ही नहीं है, और इस बात का नोटिस लिया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। एक दरख्वास्त गुजार ने इस पर दरख्वास्त दायर की थी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये जो भर्तियाँ होती हैं सिंध हुकूमत की, बाज़ दफ़ा कुछ हुकूमतों के दौर में ये एडहॉक भर्तियाँ कर ली जाती हैं, फिर इसे बाद में परमानेंट कर लिया जाता है। वैसे इसका जो एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इसका बाकायदा इम्तिहान लेता है, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद इसका एक इंटरव्यू होता है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हो या मेडिकल ऑफिसर हो, ग्रेड 17 से ऊपर की तमाम भर्तियाँ जो हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अप्रूवल या उनकी रिकमेंडेशन के बगैर नहीं की जा सकती। तो ये कमीशन आते हैं। अभी इस वक्त सिंध हुकूमत में मूव ओवर का भी सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ ग्रेड्स के डॉक्टर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, और अब क्योंकि जो ज़्यादातर भर्तियाँ होती हैं वो ग्रेड 17 में की जाती हैं और उसके बाद जो तरक्की पाने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो आगे के ग्रेड्स में जाते हैं। तो अब हमें सिंध हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल ये फुकदान नज़र आता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें अंदरूनी सिंध के इलाकों की, जहाँ पे यानी दूर दराज के जो इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, देही इलाके हैं सिंध के, वहाँ तो बिल्कुल ही, वहाँ अगर कोई पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है तो वो भी पूरे हॉस्पिटल चला रहे होते हैं। उसकी वजह ये भी एक है क्योंकि सिंध के बेशतर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कराची में हैं, और कराची की आवाम या कराची का डोमिसाइल रखने वाला या पीआरसी रखने वाला जो डॉक्टर होता है वो ये नहीं चाहता कि वो सिंध के देही इलाकों में जाके काम करे। इसीलिए अगर कहीं पोस्टिंग ली जाती है तो फिर वहाँ से या तो ट्रांसफ़र करा लिया जाता है, या वहाँ पे चूँकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट इतना फ़ाल नहीं होता, इस वजह से ऐसे इलाकों में बहुत कम डॉक्टर्स नज़र आते हैं काम करते हुए। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट की या माहिर अमराज़ निस्वा की, तो फिर जो ज़च्चा और बच्चा की सेहत का सारा दारो मदार इसी पे होता है, और जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ज़च्चा और बच्चा से मुताल्लिक़ अमवात सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती हैं जब कोई प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट या कोई प्रॉपर माहिर अमराज़ निस्वा इन्हें केयर नहीं प्रोवाइड कर पाता। इस हवाले से ये जो नोटिस लिया गया है, ये इस पर सिंध हुकूमत
से तो जवाब तलब किया गया है, लेकिन हम जानना चाहेंगे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त की समाअत की गई और उस दौरान ये कहा गया कि सिंध के बेशतर सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, बल्कि अक्सर छोटे इलाकों में तो गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं, यानी माहिर अमराज़ नस्वां है ही नहीं। आप ये भी जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जो जच्चा व बच्चा की सेहत है या जच्चा व बच्चा से रिलेटेड जो अमवात सबसे ज़्यादा हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो उन्हें मुयसर नहीं होता, खासतौर पे अगर देही हम इलाकों की बात करें सिंध के। क्या कहेंगे सर, क्या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस हवाले से कोई स्टेप्स ले रही है, कोई इक़दाम किए जा रहे हैं या सिंध हुकूमत को या हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई तजावीज़ दी जा रही है आपकी जानिब से? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस हवाले से मुझसे राय ली है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन काफ़ी दफ़ा इस हवाले से बात करती रही है क्योंकि डॉक्टरों की ओवरऑल कमी है डिपार्टमेंट में, लेकिन गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स एक ऐसा शोबा है कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शोबा है। और इसमें क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत कम है और उनकी बहुत सा जरूरत है। हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से सेहत पे कोई प्रायोरिटी दी नहीं जाती, जिसकी वजह से जो हमारी खवातीन है वो बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट होती है। और ये बात दुरुस्त है कि हमारे सरकारी अस्पताल एक तो कम है और जो है उससे भी डॉक्टर्स कम है, खासकर गायनी और ऑब्स में डॉक्टर्स कम है। यही वजह है कि बहुत सारी औरतें जो हैं जो कि औरतों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहती हैं, उनकी प्रॉपर इलाज और उनकी मुआवजे की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और हम सिंध गवर्नमेंट को खासकर बारहा इस बात से उनको तजवीज़ भी की है और उनसे डिमांड भी की है कि डॉक्टरों की जो खाली असामियाँ हैं उनको पूरी की जाए, मजीद असामियाँ बढ़ाई जाए, ताकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो गायनी हाउस में हैं वो बेचारी जॉबलेस हैं, तो उनको मेरे ख्याल में जॉब भी देनी चाहिए। और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो मरीज ज्यादा है डॉक्टर्स कम है, ये रेशियो भी जो है ये ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि एक प्रॉपर तरीक़ाकार मौजूद है कि अगर सिंध हुकूमत सिर्फ एक नोटिफिकेशन से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ये इन्फॉर्म करे कि फला पोस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट जो कि एक स्पेशलिस्ट की पोस्ट है और जो कि स्पेशलिस्ट कैडर में आती है, तकरीबन 18 ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो रखी जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कम से कम। तो सर ये तो एक बहुत आसान तरीक़ाकार है, लेकिन ये सियासी हुकूमतें ये क्यों करती हैं कि मतलब प्रॉपर वे में पोस्टिंग्स नहीं कराना चाहती या भर्तियां नहीं कराना चाहती, सियासी बुनियादों पे, इसके अलावा सिफारिशों पे लोगों को ओब्लाइज करने के लिए, अपने लोगों को ओब्लाइज करने के लिए इन तमाम पोस्ट्स को रोका जाता है ताकि फिर जहां से वोट लिए गए हैं या जिन लोगों को ओब्लाइज करना है उनको ये पोस्टें या ये भर्तियां तोहफे में दी जा सकें। सर इस पे कोई एहतजाज क्यों नहीं होता पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से? एक बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है, सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ये रिक्वेस्ट भेजनी है कि 200, 300, 400 या 500 असामियां खाली हैं, इस पे इंटरव्यू करके जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यानी उनका इम्तिहान लेके इंटरव्यू करके और वो लिस्ट सिंध हुकूमत को दे दी जाए। देखिए, इसका जो सिंपल जवाब है आपकी बात का वो ये है कि बिल्कुल ये तरीक़ाकार है और इसी को फॉलो करना चाहिए। बदकिस्मती से 70 साल में हमारे यहाँ कभी भी मेरिट को तरजीह नहीं दी गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये बारहा डिमांड करती रही है कि तमाम शोबों में मेरिट को बुनियाद बनाया जाए, मेरिट की बुनियाद पर तमाम अपॉइंटमेंट की जाए, तमाम ट्रांसफर की जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको एग्री करता हूँ कि ये इसी तरह होता है। इस वक्त भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात पास किए हुए बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं पोस्टिंग की और उनको पोस्टिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है। अगर सर अगर आप जी डॉक्टर साहब जरा सा अगर आप जहन पे जोर डालें तो अभी
चंद दिन कबल जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से ये ऐलान भी आया था कि 5000 के करीब डॉक्टर्स को जो है वो नौकरियां दी जाएंगी और उसके बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये तो रिसेंट ऐलान भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद अब तक आम आवाम को या आम डॉक्टर्स को ये नहीं पता कि ये भर्तियां कैसे की जा रही हैं, किन बेसिस पे की जा रही हैं, किस तरह से ये भर्तियां होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि ENT स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। जो आज सिंध हाई कोर्ट में एक और भी दरख्वास्त दी गई जो कि गुटखा, पान, छालिया, मीनपुरी और दीगर अशिया के लिए कानून साजी के हवाले से थी, और इसमें जो है चीफ सेक्रेटरी सेहत और इसके अलावा IG और दीगर से जवाब तलब कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं? एक तो बहसियत ENT स्पेशलिस्ट, यानी आप हलक, नाक और कान के स्पेशलिस्ट भी हैं, साथ आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर, हमारे यहाँ तंबाकू नोशी पे थोड़ा बहुत कानून है, सिगरेट नोशी पे है, लेकिन सर गुटखा, पान, छालिया, इस पे कोई प्रॉपर कानून जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन दी गई है कि किस तरीके का, किस तरह का कानून होना चाहिए प्रॉपर, जिसपे अंडर एज सेलिंग ना की जाए, पब्लिक प्लेसेस पे गुटखा, मीनपुरी और दीगर एशिया का इस्तेमाल करना ममनू हो, ऑफिसेज में मना हो, कोई ऐसी बात की गई है? क्योंकि देखिए सर, इससे पोल्यूशन भी बहुत फैलती है, गंदगी भी बहुत होती है। अब देखिए, एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया है, और बहसियत ENT सर्जन के भी, और मैं एक कारकुन के हैसियत से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है। लेकिन उससे पहले जो आपने बात की है कि जो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात हुई थी, वो 1500 डॉक्टर्स की बात की गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन उसका तरीक़ेकार का नहीं पता लगा कि वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और अब तक अपॉइंट भी हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफी है कि 1500 डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके तरीक़ेकार, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको शायद फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर इमरजेंसी में भी किया जा रहा है तो भी उसमें मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ उसमें एग्जाम या प्रॉपर इंटरव्यू करना चाहिए और मेरिट को का ख्याल करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका बहुत अहम है छालिया गुटखे के हवाले से, जब मैं कराची का जनरल सेक्रेटरी था 2005-6 की बात है, उस वक्त भी हमने एक लेटर लिखा था तमाम मेंबरान सूबाई असेंबली में कि छालिया गुटखे के ऊपर एक कानून साजी की जाए, जिसके तहत पब्लिक प्लेसेस पे ये पान, छालिया और गुटखा और इस तरह की तमाम चीजें, यानी छालिया से बनी हुई हर तरह की चीजों पे ममानियत होनी चाहिए। खासकर कि जिस तरह सिगरेट है, इसी तरह छालिया के खाने पे जो ड्यूटी पे लोग हैं, खासकर जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, अस्पताल है, क्लिनिक है या सरकारी दफातर है, उनमें कम से कम पाबंदी लगा दी जाए, ये कानून बनाया जाए। और फिर बाद में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात की डिमांड की कि इस फार्मूले पे अमल किया जाए कि ना रहे बात का बजे की बासरी, पाकिस्तान गवर्नमेंट छालिया चूंकि पाकिस्तान में नहीं उगता, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दे। और ये जब इंपोर्ट पे पाबंदी लग जाएगी तो न छालिया हमारे मुल्क में आएगा और ना ही लोग इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने ये जो अहम ख्यालात थे इनसे हमें आगाह किया। यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे कराची के इलाका नारायणपुरा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुनैद लाखानी ने एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया और वहाँ पे जो कचरा खाना था, ये ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ का इलाका है नारायणपुरा, जैसा कि आपको इस नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी मौजूद है और यहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में थे। यहाँ काफ़ी एक कचरा कुंडी या कचरा खाना जिसे कहते हैं वो बना हुआ था। आप यकीन करें नाज़रीन, अगर आप वहाँ जाएंगे, मेरा ख़ुद वहाँ जाना हुआ था, वहाँ पे इंसान 10 सेकंड के लिए खड़ा नहीं हो सकता जहाँ पे जो है ये लोग रहते हैं। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इलाका है ये दरअसल आता है कौमी असम्बली के हल्का 247 में। ये वही इलाका है जहाँ से पहले आरिफ अलवी साहब कामयाब हुए थे और उसके बाद बाई इलेक्शंस में आफ्ताब सिद्दीकी साहब इस हल्के से कामयाब हुए, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है।
और इस इलाके में कुछ काम भी किए गए जो कि प्री इलेक्शन यानी इलेक्शन से पहले ही आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इस इलाके में कुछ काम भी किए, कुछ कचरे साफ़ किए गए। इसके अलावा कुछ जो पार्क्स थे वो बनाए गए। इस वक्त हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि ये कराची का इलाका है नारायणपुरा और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल है। आज हुनैद लाखानी साहब ने यहाँ से एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया है और अगर मेरी यादाश्त दुरुस्त है तो ये वही इलाका है जहाँ आप पहले डंपर्स लगा के और इलेक्शन से कबल यानी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस इलाके को साफ कर चुके हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इस बात के गवाह हैं। आपने भी वहाँ पर विजिट किया था और वो एक ऐसा गंदा इलाका है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वन ऑफ द वर्स्ट इलाका, जिसकी हमने बड़ी मैसिव सफाइयाँ भी की थी और वहाँ पे हमारे कमिटमेंट था अपने नारायणपुरा के साथ एक लाइन, पानी की लाइन डालेंगे, जिसको हमने शुरू किया है। और वहाँ पे मंदिर की सफाई भी और एक और स्कूल भी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये जैसा कि मैंने इलेक्शन कैंपेन में तमाम अपने लोगों से वादा किया था कि ये मेरे जो कैंपेन है ये इलेक्शन के बाद भी जारी और सारी रहेगी। अभी भी हम एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उसका कमिटमेंट किया था, उनका कमिटमेंट मैं पूरा कर रहा हूँ। और अभी लाइन जो एक डालनी थी पाइपलाइन, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी एक डेढ़ महीने में नहीं कर पाए, उसका काम भी शुरू कर दिया है। और उन्हें लाखानी इसी सिलसिले में गए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल पर्सनली बिजी हूँ कुछ अपने पर्सनल कामों में, तो वो एक उनका विजिट का मकसद भी ये था। उन्होंने मुझे बताया भी था कि वो जा रहे हैं। तो जो हमारी कमिटमेंट है जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो कि ये काम जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का है। अनफॉर्चुनेटली दोनों गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किए, तो अब जाहिर है फेडरल के नुमाइंदा होने के नाते हमें ये मैंडेट मिला, उस इलाके से लोगों ने हमें वोट डाला है। तो नारायणपुरा एक ऐसी जगह है जो बहुत ही पसमानदा है। तकरीबन 4,500-5 हज़ार फैमिलीज वहाँ रहती हैं। मैंने खुद वो कंपाउंड में विजिट किया था। बड़ा मुश्किल इलाका है। हम उनके साथ हैं, उनकी खुशी और गम में साथ हैं। होली पे भी हम लोग वहाँ पे थे, हमने उनके वर्क सर्च भी किया था। तो वो मकसद यही था कि जो हमारे कमिटमेंट है वो हम पूरे करें। आफ्ताब साहब क्या समझते हैं इस इलाके में मुकम्मल सफाई, खासतौर पे चाकीवाड़ा का इलाका है, नारायणपुरा है और ये जो आपके ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वो इलाके जहाँ पहले सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था, पार्क भी बनाए गए, कितने अरसे में ये इलाके साफ हो जाएंगे सर? ये जो कचरे उठाने का सिस्टम है ये प्रॉपर बन जाएगा? देखिए, ये तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जो उन्होंने पावर दे दी है लोकल गवर्नमेंट से। मैं तो वन टाइम कर सकता हूँ। अभी इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मैसिव कैंपेन में दोबारा शुरू कर रहा हूँ सफाइयों की। हम एक दफा करके जाते हैं, फिर वो गंदगी हो जाती है। ये इलाका बहुत ही पुराना, सदियों पुराना इलाका है और यहाँ पे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से हम दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं। अभी हालांकि चल रहा है, तो कभी सिलसिला चल रहा है, मगर लेकिन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है ये काम। और ये लोग भी समझते हैं इस बात को कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो जाहिर है कि हमने तो करना है। हम अपने रिसोर्सेज से, अपने दोस्तों के रिसोर्सेज से पहले भी अपने इलेक्शन कैंपेन में किया था और अब भी हम करेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि कराची की साहिली पट्टी से भी तजावुज़ात जो है उनका खात्मा करना है। इस हवाले से एक इजलास भी मुनक्किद हुआ है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का और ये हुक्मनामा भी जारी किया गया है कि साहिली पट्टी को आवाम की तफरी के लिए फराहम करना है। सर, इस हवाले से आप क्या किरदार अदा करेंगे? जी बिल्कुल, देखें, चाहे वो पसमानदा इलाका हो या डेवलप एरिया हो, तमाम जगहों से जो नाजायज कब्जा है, चाइना कटिंग जहाँ पे हुई है, पार्क से कब्जा हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे नाजायज कब्जे को खत्म करना होगा, इस शहर को साफ करना। मगर इसके साथ साथ हमारा एक और भी है कि वो इलाके जो बहुत गरीब इलाके हैं उनको रिहेबिलिटेट करना होगा, उनके लिए कोई मास्टर प्लान और रोड मैप देना होगा। हाँ, वो इलाके जो वाश इलाके हैं वहाँ पे अगर आपने दीवारें बनाई हुई हैं, आपने कुछ एरिया कब्जा किया हुआ है, तो वो उसको तो फिर जिस तरह मेयर ये सारे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको भी उसी तरह हैंडल करें जिस तरह बाकी इलाकों को कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ये थे आफ्ताब सिद्दीकी साहब NA 247 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वहाँ के कामयाब यानी MNA।
और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध हाई कोर्ट में सूबे भर के स्कूल्स की सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की गई। आपको बताते चलें कि लियारी, औरंगी टाउन और गुलबर्ग के कुछ स्कूल्स जो हैं वो हाई सिक्योरिटी रिस्क पे करार दिए गए और इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थी, इसके अलावा दीवारों को ऊंची करना था, इसके साथ साथ फंड्स प्रोवाइड करना थे, लेकिन इसकी जगह सिंध हुकूमत ने इन स्कूल्स को सवालनामे दे दिए और बजाय इसके कि सिंध हुकूमत इन स्कूल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती, उन्हें मज़ीद कागजी कार्रवाई में उलझा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इक़दाम करना थे ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, अब तक इन स्कूलों में कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। लियारी का इलाका हो, औरंगी टाउन हो या गुलबर्ग का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जहाँ ये स्कूल हाई सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिए गए हैं। और नाज़रीन अब 3 साल तकरीबन ये इसको हो चुका है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें APS आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद से और फिर जो कुछ स्कूलों में होता रहा उसके बाद से तमाम स्कूलों के लिए ये ज़रूरी था कि उनकी बाउंड्री वॉल ऊँची हो, बैरियर्स लगे हुए हों, बाकायदा जो भी विज़िटर्स आएँ उनकी एंट्री की जाए, प्राइवेट गार्ड्स मौजूद हों। तो जो बड़े स्कूल हैं या जो महंगे स्कूल हैं उनमें तो ये प्रैक्टिस की गई, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं उनमें अभी भी तमाम ऐसे स्कूल हैं, यानी छोटे स्कूल जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है और खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की कोई भी कार्रवाई होती है तो इसमें ये छोटे स्कूल ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से अब ये दरख्वास्त पेश की गई है सिंध हाई कोर्ट में और आपको ये भी बताते चलें कि अब इसमें मज़ीद समाअत जो है वो 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों से और सिंध हुकूमत से इस पर जवाब तलब कर लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन हमारी कोशिश ये रही कि आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ इशूज़ आपके सामने लेके आएँ और इन इशूज़ पे आवाज़ उठाने का या इसको इशू बनाने का हमारा मकसद यही होता है कि हुकूमत की जानिब से और जो ऐसे इदारे हैं जिनकी जानिब से या जिनकी वजह से ये इशूज़ बन रहे हैं ये इशूज़ हल हो सकें। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।